तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। जो हमारे क्वेश्चन जो बच गए थे, ठीक है, उन्हीं को यहाँ पर कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आज का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ठंडी सतहों पर संघनन के जमाव बिंदु से कम तापमान होने पर बनता है। ऑप्शन ए है ओस, बी है कोहरा, सी है तुषार और डी है बादल। तो इसमें पूछा है कि जो मतलब कौन सा ठंडी सतहों पर संघनन के जमाव बिंदु से कम तापमान पर। तो हम सभी जानते हैं कि जो संघनन की क्रिया है वो कितनी डिग्री सेल्सियस पे होती है। संघनन की क्रिया जो औसांक बिंदु है वो कितना होता है संघनन का, ठीक है, जहां पर जो जलवाष्प है वो संघनित होना शुरू करती है, ठीक है। तो जो औसांक बिंदु है, ये मान लो कि जो संघनन का जमाव बिंदु है 0 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें पूछा है कि जब संघनन के जमाव बिंदु से कम तापमान पर, यानी जब हवा जलवाष्प जो है हवा के ऊपर उठ रही होती है, तो यानी 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को प्राप्त करने से पहले ही अगर जमना शुरू हो जाए, यानी ठंडी सतहों पर जमना शुरू हो जाए, तो उसको क्या कहेंगे। तो क्या होता है कि जो इसको कहेंगे तुषार। ऑप्शन नंबर अपना सी राइट हो जाएगा। तो क्या होता है कि जो अपना जमाव बिंदु है 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जो क्या होता है, जो जलवाष्प है वो संघनित होती है, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि 0 डिग्री से पहले ही जो जलवाष्प होती है वो संघनित होना शुरू हो जाती है, यानी छोटे छोटे बर्फ के क्रिस्टल्स में जमना शुरू हो जाती है और ठंडी जो भी सतह ठंडी होती है उनके ऊपर उनका जो जमाव शुरू हो जाता है, उसको तो कह दिया जाता है तुषार। उसके बाद में है कि जब जलवाष्प ऊपर उठ रही होती है, तो वो जो संघनन उसका जो जमाव बिंदु से ऊपर, यानी जो औसांक बिंदु है, यानी जो जमाव बिंदु है उससे भी ऊपर जाकर संघनन स्टार्ट होता है जलवाष्प का। यानी जो जलवाष्प है वो पानी की बूंदों में जमना शुरू होती है, पानी की बूंदें उससे बनना स्टार्ट होती हैं, तो उसको क्या कह दिया जाता है, उसको कह दिया जाता है ओस, ठीक है। अगर यहाँ पर पूछा है कि जमाव बिंदु से कम तापमान पर, तो हो जाएगा तुषार। और जमाव बिंदु से अधिक तापमान पर पूछे कि जमाव बिंदु यानी 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इसको लिखेंगे 0 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर, तो उसको क्या कह दिया जाएगा, ओस। इसी के साथ साथ में मतलब जो ओस है और जो तुषार है उनके बनने की कुछ दशाएं होती हैं। क्या दशाएं होती हैं, इसमें दशाएं होती हैं कि लंबी, खुला आसमान, ठीक है, खुला आसमान, शांत हवा, और जाड़े की यानी सर्दी की ठंडी लंबी रातें, सर्दी की लंबी रातें, ठंडी लंबी रातें, ठीक है। इन दशाओं में क्या होता है, तुषार और जो ओस है वो हमें देखने को मिलती है, ठीक है। ओस तो क्या होती है, ओस तो जब हम देखते हैं कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी पत्तियों पे या किसी भी सतह के ऊपर छोटी छोटी जो जल की बूंदों के रूप में हमें दिखाई देती है वो होती है ओस। और हम कई बार देखते हैं कि बहुत ज्यादा ठंड होती है, तो क्या होता है कि जो छोटी छोटी में बर्फ की सिल्लियां दिखाई देती हैं, जैसे मतलब किसी भी चीज के ऊपर, जैसे पत्तों के ऊपर, तो मतलब एक पतली सी चादर, हमें एक बर्फ की पतली सी चादर दिखाई देती है, उसको कह दिया जाता है तुषार या फिर पाला। तुषार को एक और शब्द कहा जाता है पाला, ठीक है। फिर है कोहरा। कोहरे में क्या होता है कि जो वायु की सहती होती है, यानी वायु का एक बड़ा पुंज होता है, अचानक से मतलब जलवाष्प से भरा हुआ जो वायु का पुंज होता है अचानक से नीचे आता है, तो क्या होता है कि जो हवा में कण होते हैं उन्हीं के ऊपर उनकी संघनन की क्रिया स्टार्ट हो जाती है और हमें कोहरा देखने को मिलता है, ठीक है। फिर है बादल। तो बादल तो हम सभी जानते हैं कि जो जलवाष्प से क्या बनते हैं, जलवाष्प में संघनन के कारण हमें बादल बनते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मेघ और उनके वर्णन के सुमेलित युग्म को जो सुमेलित युग्म है उसकी पहचान कीजिए, ठीक है। मेघ और उनका वर्णन, उनकी विशेषता सामने दी हुई है। ऑप्शन ए है सीरस, पंख के समान, बी है निम्बस, काला गहरा स्लेटी, डी है पक्षाब मेघ, रुई के समान, और सी था पक्षाब मेघ, रुई के समान, और कपासी मेघ है परतदार। तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा, जो पंख के समान है ये हो जाएंगे पक्षाब मेघ,
ठीक है, ये किसकी विशेषता है? ये है पक्षाभ मेघ की। फिर उसके बाद में है निम्बस, काला गहरा स्लेटी। ऑप्शन अपना जो है बी राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में है ये है जो रुई के समान है, ये है कपासी मेघ, कपासी मेघ। ठीक है, और जो परतदार है ये हो जाएंगे स्त्री मेघ की विशेषता, स्त्री मेघ। ठीक है, तो अपनी जो एनसीईआरटी है उसमें जो है मतलब 4 प्रकार के बादल दिए हुए हैं। कौन कौन से दिए हुए हैं? एक तो दिया हुआ है उसमें पक्षाभ मेघ, स्त्री मेघ, और पक्षाभ मेघ है, कपासी मेघ है, स्त्री मेघ है, और एक और दिया हुआ है बादल। ठीक है, तो मतलब ये 4 प्रकार के दिए हुए हैं, उसमें बादल नहीं है, ये है वर्षा मेघ। मतलब एक तो ये हो गया, 2 नंबर हो गया कपासी मेघ, 3 नंबर है स्त्री मेघ, और 4 नंबर है यहाँ पर वर्षा मेघ, वर्षा मेघ। ठीक है, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर 4 प्रकार के मेघ दिए हुए हैं, और एक बार जो ये पक्षाभ मेघ है उसकी ऊंचाई पूछ ली थी, तो हमें इसकी ऊंचाई पता होनी चाहिए। कितनी है इसकी ऊंचाई? इसकी ऊंचाई है 8,000 से 12,000 किलोमीटर। ठीक है, और इसके बाद में कपासी मेघ है, इसकी है 7 से 4 किलोमीटर, या 4 से 7 किलोमीटर, 4 से 7 किलोमीटर। ठीक है, बस इन दो की ही यहाँ पर जो है ऊंचाई दी हुई है, इसके अलावा ऊंचाई नहीं दी हुई है, तो ये भी हमें साथ में याद रखना है। और क्रम भी इनका यही दे रखा है, पक्षाभ मेघ है, कपासी मेघ है, स्त्री मेघ है, और वर्षा मेघ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षोभ मंडल में तापमान की सामान्य ह्रास दर निम्नलिखित में से कौन सी होती है? ऑप्शन एक है 9.5 सेल्सियस प्रति किलोमीटर। ऑप्शन नंबर अपना 2 है 8.5 सेल्सियस प्रति किलोमीटर। सी है 7.5 सेल्सियस प्रति किलोमीटर, ये डिग्री भी आएगा इसमें। ठीक है, और 6.5 डिग्री सेल्सियस, यहाँ साथ साथ में डिग्री भी आएगा, प्रति किलोमीटर। तो इसमें पूछा है कि जो क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल में तापमान की सामान्य ह्रास दर कितनी होगी? तो ये मैंने बहुत बार आपको समझाया है, बहुत बार बताया है। इसका आंसर आप लोग बताएंगे, इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, तो जो पृथ्वी के धरातल से हम जैसे जैसे ऊंचाई की तरफ जाते हैं, यानी ये जो स्थिति है वो सिर्फ क्षोभमंडल में ही लागू होती है। कौन सी? कि जैसे जैसे हम पृथ्वी के धरातल से ऊंचाई की तरफ जाते हैं, तो प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर, प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। ठीक है, और जैसे ही हम 1000 मीटर पर, या फिर इसको हम लिख देंगे 1 किलोमीटर पर, 1 किलोमीटर पर जाएंगे तो क्या होगा? तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाएगा, और इसी को कह दिया जाता है सामान्य ह्रास दर। तापमान की सामान्य ह्रास दर कितनी है? ये है 6.5 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर अपना डी राइट हो जाएगा, 6.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और ये जो मंडल दी हुई है, परत दी हुई है, उसकी अपने वायुमंडल की 4 परतें दी हुई हैं, उनको मैंने अभी जो इससे पहले वाली क्लास थी उसमें अच्छे से समझा दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कोपेन के जलवायु प्रकारों में से किस एक में लक्षण शुष्क ऋतु नहीं, गर्म तथा शीतल ग्रीष्म ऋतु होती है? ऑप्शन एक है CFB, दूसरा है CSK, तीसरा है BWH, और डी है ET। तो कौन सा आंसर इसका हो जाएगा? कि जो कोपेन है, देखो कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में उससे क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको ये वाला अच्छे से करना है। और जो अपना चैप्टर दिया हुआ है एनसीईआरटी का, उसमें 2 टेबल बना करके दी हुई है, आप उतना भी कर लेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो आपको वो दोनों टेबल अच्छे से करनी है, और ये तो हम जब एनसीईआरटी के जो शॉर्ट नोट्स करेंगे उसमें भी एक बार फटाफट हम देख लेंगे। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि जो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण है, एक बार हम देख लेते हैं कि जो कोपेन है, कोपेन ने अपना जो वर्गीकरण दिया है वो किस पद्धति पर दिया हुआ है? ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, ये है आनुभाविक पद्धति पर, आनुभाविक पद्धति पर। ठीक है, और इसने अपने वर्गीकरण का आधार क्या माना है ये भी आपको पता होना चाहिए। आधार इन्होंने माना है तापमान और वर्षण को, तापमान और वर्षण।
ठीक है। तापमान और वर्षण के आधार पर इन्होंने जलवायु के 5 प्रकार बताए हैं। 5 में से जो 4 प्रकार है, 4 है तापमान के आधार पर और 1 है वर्षण के आधार पर, यानी जो हम बी जलवायु पढ़ेंगे वो है वर्षण के आधार पर। तो वर्षण के आधार पर क्या है कि जो ये वाले क्षेत्र होते हैं, ये वाले जो जलवायु क्षेत्र होते हैं बी वाले, उनमें जो वाष्पोत्सर्जन है वो अधिक होता है और बारिश जो है कम हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये वाली चीजें हमें यहाँ पर याद होनी चाहिए। उसके बाद में ये देख लेते हैं एक एक ऑप्शन कि सी एफ बी। तो जो सी जलवायु है, जो शीतोष्ण जलवायु क्षेत्रों में पाई जाती है सी जलवायु, इसके 3 भाग हैं। ठीक है, सी एफ बी, सॉरी ए, सी एस और एक है सी एस सी, सॉरी ये हो जाएगा सी एफ ए, सी एस और एक है सी एफ बी। ठीक है, तो ये वाली जो जलवायु है, ये वाली जो जलवायु है ये मध्य अक्षांशों में, मध्य अक्षांशों में जो शुष्क अर्ध शुष्क क्षेत्र है वहां पर पाई जाती है। और ये वाली जो जलवायु है ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि ये बहुत बार बहुत सारे एग्जामों में पूछी गई है। ये है भूमध्य सागरीय जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु। ठीक है, इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता है कि जो ग्रीष्म ऋतु है वो शुष्क होती है और शीत ऋतु में बारिश हमें देखने को मिलती है। यानी जो ग्रीष्म ऋतु है ये भी बहुत बार पूछा जाता है, इसकी विशेषता से भी क्वेश्चन बहुत बार बनता है। ग्रीष्म ऋतु कैसी है? ग्रीष्म ऋतु है शुष्क। ठीक है, और जो शीत ऋतु में क्या होती है यहाँ पर? बारिश। शीत ऋतु कैसी होती है? आर्द्र, आर्द्र। ठीक है, और इसमें जो खट्टे फल हैं जैसे अंजीर, अंगूर, ये सब यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद में है ये CFB, इसका नाम है पश्चिमी तटीय, समुद्री पश्चिमी तटीय, समुद्री पश्चिमी तटीय जलवायु। ठीक है, तो ये वाला हमें यहाँ पर याद होना चाहिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि शुष्क ऋतु नहीं, गर्म तथा शीतल ग्रीष्म ऋतु। तो शीतल ग्रीष्म ऋतु कौन सी हो जाएगी यहाँ पर? ऑप्शन नंबर अपना इसमें ये राइट हो जाएगा ए। ठीक है, CFB। फिर है नेक्स्ट बी है कि ESK, ये कोई जलवायु का प्रकार नहीं है। एक है BWH। तो जो एक बार इसको साफ कर लेते हैं। ठीक है, जो बी जलवायु है उसको भी यहाँ पर देख लेते हैं। बी जलवायु को किसके आधार पर बांटा गया है? वर्षण के आधार पर। और बाकी के जो 4 जलवायु के प्रकार दिए हुए हैं वो है यहाँ पर तापमान के आधार पर। ठीक है, तो जो बी जलवायु है, बी जलवायु की भी 4 प्रकार है। 4 प्रकार कौन कौन से हैं? एक है BWH और एक है एक है BWH, एक है BSH। ठीक है, BSH, और एक है BWK और एक है BSK। ठीक है, तो ये वाली जो जलवायु है, ये वाली जलवायु है, ये निम्न अक्षांशों में शुष्क जलवायु क्षेत्रों में पाई जाती है। यानी ये दोनों ही निम्न अक्षांशों में है। ठीक है, ये जो BSH और BWH दोनों की दोनों कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है निम्न जलवायु क्षेत्रों में, निम्न जहां तापमान अधिक होता है। ठीक है, निम्न अक्षांशीय क्षेत्रों में। ठीक है, एस का मतलब होता है स्टेपी जलवायु, यानी जो अर्ध शुष्क क्षेत्र होते हैं वहां पर पाई जाती है BSH जलवायु, और BW पाई जाती है जहां पर शुष्क जलवायु हमें देखने को मिलती है निम्न अक्षांशीय क्षेत्रों में। और ये जो BWK और BSK, तो ये वाली जलवायु पाई जाती है उच्च अक्षांशों में, उच्च अक्षांशों में। तो BWK क्या है कि उच्च अक्षांशों में शुष्क जलवायु के क्षेत्र, और जो BSK है उच्च अक्षांशों में अर्ध शुष्क जलवायु के क्षेत्र है। ठीक है, उसके बाद में है ET। तो ET कहाँ पाई जाती है? ये है टुंड्रा में, टुंड्रा प्रकार की जलवायु है।
उसके बाद में है EF, एक और आती है EF। EF क्या है? जहां मतलब हमेशा बर्फ जमी हुई होती है, यानी हिमाच्छादित क्षेत्रों के लिए, ठीक है। हिमाच्छादित क्षेत्रों में हमें EF जलवायु देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है तो मकर रेखा पर सूर्य की किरणों का कोण निम्नलिखित में से कौन सा होगा? ऑप्शन एक है 47 डिग्री, बी है 66.5 डिग्री, सी है 23.5 डिग्री और डी है 43 डिग्री। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन मतलब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, और इसको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आगे भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, और ये बहुत ही आसान है इसको निकालना भी। जैसे ये क्या है, ये है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ठीक है, और इसके उत्तर में है 23.5 डिग्री कर्क रेखा, कर्क रेखा, और इसके दक्षिण में है 23.5 डिग्री मकर रेखा, मकर रेखा। तो इसमें क्या पूछा है कि जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, ठीक है, कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, यानी जो सन है उसकी स्थिति कहाँ होगी? ये मान लो कि यहां पर सूर्य है, ठीक है, यहां पर क्या है? सूर्य है। लंबवत चमकता है मतलब 90 डिग्री का कोण बनाती है। यहाँ पे जो सूर्य की किरणें हैं वो कर्क रेखा के ऊपर 90 डिग्री का कोण बना रही है, इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। तो इसने पूछा है कि जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है और मकर रेखा पर सूर्य की किरणों का कोण कितना होगा। हमें यहाँ बताना है कि जो मकर रेखा है उस पे इस टाइम पे जो सूर्य की किरणें हैं, ऐसे जो सूर्य की किरणें आ रही हैं, तो उसमें मकर रेखा पर कोण कितना होगा, यानी मकर रेखा पर कितनी डिग्री का कोण बनाएंगे। तो इसको निकालते हैं। जैसे यहां पर हो गया 90 डिग्री का, ठीक है, जैसे जैसे हम एक एक डिग्री नीचे आते जाते हैं, जैसे जैसे हम एक एक डिग्री नीचे आते जाते हैं, वैसे वैसे जो सूर्य की किरणों का कोण है वो भी एक एक डिग्री कम होता जाता है। ये मान लो कि हम आ गए यहाँ से 23.5 डिग्री 0 डिग्री अक्षांश पे आ गए, तो 0 डिग्री अक्षांश पे क्या होगा कि 90 डिग्री, ये मान लो कि ये है कर्क रेखा पर, कितना है? कर्क रेखा पर है 90 डिग्री का, ठीक है। जैसे ही हम मान लो एक अक्षांश नीचे आए, एक अक्षांश नीचे आए तो वो कितना हो जाएगा? ये मान लो कि 23.5 डिग्री पे है 90 डिग्री, और ऐसे ही हम करेंगे, मान लो कि 22.5 डिग्री पे कितना होगा, तो एक डिग्री कम कर देंगे, यानी 89 डिग्री हो जाएगा। तो ऐसे करते करते हम निकालेंगे कि जो 0 डिग्री अक्षांश है, तो 0 डिग्री अक्षांश पे कितना हो जाएगा, यानी 90 में से हम 23.5 निकाल देंगे। ये हम बाद में करेंगे, एक बार हम मकर रेखा पे निकाल लेते हैं। तो मकर रेखा पर निकालने के लिए क्या करेंगे, इन अक्षांशों को जोड़ लेंगे कि 23.5 अक्षांश यहाँ से यहाँ तक के हो गए और 23.5 ये हो गए, कि जब हम 23.5 को जोड़ते हैं तो कितना आता है? 23.5 प्लस 23.5, तो कितना हो गया? ये हो गया 47 डिग्री, ठीक है, 47 डिग्री। तो कोण कितने का बनेगा? कोण कितनी, ये तो डिग्री आ गई, ये अक्षांश आ गए, कितने अक्षांश का अंतर हो गया, ठीक है। तो इसको डिग्री में जो सूर्य की किरणों का कोण निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 90 में से माइनस कर देंगे, ठीक है, 90 डिग्री में से 47 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 43%, ठीक है। तो अपना कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? डी हो जाएगा, 40 डिग्री। ये किस पे है? ये हो जाएगा मकर रेखा पर, मकर रेखा पर। इसी प्रकार से अगर हम निकालें 0 डिग्री अक्षांश पर, 0 डिग्री अक्षांश पे कैसे निकालेंगे? 0 डिग्री अक्षांश पे निकालने के लिए, 0 डिग्री अक्षांश पे निकालने के लिए 90 में से, 90 डिग्री में से 23.5 डिग्री घटा देंगे, 23.5 डिग्री घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? ये आएगा 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री। तो इस टाइम पे क्या होता है कि ये देखो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे सूर्य की किरणें बना रही होंगी 66.5 डिग्री का कोण, ठीक है, और मकर रेखा पे कितना बना रही होंगी? ये बना रही होंगी 43 डिग्री का कोण।
तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी अक्षांश पे आपसे पूछा जाए, मान लो कि आपको दे दिया कि जो मकर रेखा है उस पे सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, तो बताओ कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें कितनी डिग्री का कोण बना रही होंगी, तो कितनी डिग्री का बना रही होंगी। जैसे हमने यहाँ पर निकाला है अक्षांश को जोड़ करके 90 डिग्री में से घटा देंगे, वैसे ही हम जो है कर्क रेखा का भी निकाल लेंगे। तो इस तरीके से कोई सी भी अक्षांश का पूछे तो हम आसानी से इसका कोण निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा किसी स्थान पर वायु के तापमान को नियंत्रित करने वाले कारकों के बारे में सही नहीं है। ऑप्शन एक है समुद्र की तुलना में स्थल धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे क्या होता है, ठंडा होता है। बी है समुद्र तल के पास के स्थानों पर तापमान अधिक होता है। सी है तापमान सामान्यतः ऊंचाई के साथ घटता है। और डी है स्थल की तुलना में समुद्र धीरे धीरे गर्म और धीरे धीरे ठंडा होता है। तो ये वाला क्वेश्चन, इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। इसमें पूछा है कि तापमान को लेकर के, यानी किसी स्थान पर वायु के तापमान को नियंत्रित करने वाले कारकों के बारे में कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो यहां पर हम एक एक ऑप्शन को देखेंगे। समुद्र की तुलना में स्थल धीरे धीरे गर्म होते हैं और धीरे धीरे क्या होते हैं, ठंडे होते हैं। ऑप्शन नंबर अपना पहला ही गलत हो जाएगा, यानी अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसमें उल्टा लिखा गया है। देखो कुछ चीजें ना हम जैसे एनसीईआरटी पढ़ते टाइम ना इन चीजों को छोड़ देते हैं कि ये तो इजी है, पता ही है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं। तो किसी ने कमेंट किया था कि मैम मैंने शॉर्ट नोट्स करवाए थे तो कि आपने तो एकदम पूरी कॉपी करवा दी। देखो मैं कॉपी करवाने के बिल्कुल भी वो नहीं हूँ कि मैं एकदम कॉपी पेस्ट करवा रही हूँ, मुझे भी मेहनत करनी पड़ती है। मैं भी उनके नोट्स बनाती हूँ, फिर उनको टाइप करती हूँ, ठीक है, पीपीटी बनाती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं कॉपी पेस्ट कर रही हूँ, लेकिन मुझे पता है, मैंने खुद ने देखा है, मैंने खुद ने इतने सारे एग्जाम दिए हैं, तो पता है कि एनसीईआरटी से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसीलिए मैं मतलब इतना आपको करवा रही हूँ, वरना मैं भी एक एक लाइन में करवा सकती हूँ आपको। ठीक है, तो इसीलिए पता है यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन भी यहाँ पर पूछे जाते हैं। दूसरा है कि समुद्र तल के पास स्थानों का तापमान अधिक होता है। समुद्र तल है, देखो ऐसे तो ये करने को हम ये भी कर सकते हैं कि ये गलत हो जाएगा, लेकिन इसके कंपैरिजन में ये वाला गलत है। तापमान मतलब थोड़ा अधिक होता है, ठीक है, हम भी देखते हैं कि वहां पर एकदम चिपचिपा मौसम, गर्मी वाला, आर्द्र वाला, ठीक है, उच्च आर्द्रता, उच्च तापमान होता है समुद्र तट पे। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, समुद्र तट के पास है, तल के पास नहीं है, ये तट के पास है। समुद्री तट के पास किस प्रकार की समकारी जलवायु पाई जाती है, समकारी जलवायु पाई जाती है। फिर है तापमान सामान्यतः ऊंचाई के साथ घटता जाता है, ये भी बिल्कुल राइट है। और फिर है कि स्थल की तुलना में समुद्र धीरे धीरे गर्म होते हैं और धीरे धीरे ठंडा होते हैं, यानी इसका राइट ये था, इसका उल्टा करके यहाँ पर दे दिया है। ठीक है, तो अपना ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विषुवत रेखा पर पवनें निम्नलिखित में से किस दिशा में बहती है। विषुवत रेखा पर पवनें, ठीक है, ऑप्शन एक है समदाब रेखाओं के समकोण पर, बी है पूर्वी पवनें, और सी है पछुआ पवनें, और डी है उत्तर पूर्वी पवनें। तो जो विषुवत रेखा है उस पे किस दिशा में हवाएं चलती हैं। हम सभी जानते हैं कि जो विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा से हम जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं, जैसे जैसे क्या हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं, तो कोरियोलिस बल बढ़ता है, यानी अक्षांश के समानुपाती कोरियोलिस बल होता है। ठीक है, तो जो 0 डिग्री अक्षांश है, यहाँ पर जो 0 डिग्री अक्षांश के आसपास का भाग है, वहां पर क्या होता है, वहां पर कोरियोलिस बल शून्य होता है। ठीक है, यहाँ पर कोरियोलिस बल क्या होता है, शून्य होता है। तो इस वजह से क्या होता है कि जो पवनें हैं वो समदाब रेखाओं के समकोण पर चलती हैं। ठीक है, और एक और कथन आता है, ये भी आता है, ये भी पूछा जाता है कि कोरियोलिस बल कहाँ पर अधिक होता है और कहाँ पर कम होता है। देखो 0 डिग्री अक्षांश पे जो है शून्य होता है, और सबसे ज्यादा सर्वाधिक अगर पूछा जाए कोरियोलिस बल तो वो होगा सर्वाधिक। ठीक है, और सबसे कम अगर पूछा जाए, यहाँ जो 0 डिग्री अक्षांश है वहां पर क्या होगा, शून्य। तो जैसे जैसे हम 0 डिग्री अक्षांश से ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं, वैसे वैसे कोरियोलिस बल भी प्रति अक्षांश बढ़ता जाता है। और कोरियोलिस बल क्या है, कोरियोलिस बल एक विक्षेपण बल है। ठीक है, कोरियोलिस बल क्या है,
कोरियोलिस बल एक विक्षेपण बल है, इसको विक्षेपण बल भी कह दिया जाता है। क्यों कहा जाता है? ये इसका जो ये किस बल के कैसे उत्पन्न होता है विक्षेपण बल? ये पृथ्वी के घूर्णन के कारण, ठीक है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण कोरियोलिस बल उत्पन्न होता है, ठीक है। और एक और कथन पूछा जाता है कि जो कोरियोलिस बल है वो दाब प्रवणता बल के समकोण पर कार्य करता है और दाब प्रवणता बल समदाब रेखाओं पर समदाब रेखाओं के समकोण पर होता है, ठीक है। तो अपने जो क्वेश्चन है विषुवत रेखा पर पवनें किस दिशा में प्रवाहित होती हैं, तो ऑप्शन नंबर अपना ए राइट हो जाएगा। समदाब रेखाओं के समकोण पर विषुवत रेखा में पवनें चलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कोष और उनके परिसंचरण क्षेत्र के सुमेलित युग्म की पहचान कीजिए, ठीक है। तो सुमेलित युग्म की पहचान क्या करनी है? पहला है कि हेडली कोष ध्रुवीय सेल, ठीक है, ध्रुवीय क्षेत्र, हेडली सेल, हेडली कोष है ध्रुवीय क्षेत्र, हेडली कोष है शीतोष्ण, वाकर कोष है ध्रुवीय क्षेत्र और डी है फेरल कोष है शीतोष्ण क्षेत्र, ठीक है। तो एक बार इसको डायग्राम के माध्यम से देख लेते हैं जिससे हमें ये पूरे कोष ही यहाँ पर समझ में आ जाएंगे, ठीक है। ये मान लो क्या है, ये अपना ग्लोब है। तो पूरे ग्लोब को, पूरी पृथ्वी को 5 ताप कटिबंधों में बांटा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, ये मान लो ये है अपना भूमध्य रेखीय क्षेत्र यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा। उसके बाद में है 30 से 30 डिग्री के आसपास में, ये थोड़ा सा पतला हो गया इसको, ये क्या है? ये है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ठीक है। फिर है 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ऐसे ही हो जाएगा 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ठीक है। फिर है 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश और ऐसे ही हो जाएगा 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ठीक है। उसके बाद में आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव और यहाँ पर आ जाएगा 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि ताप कटिबंधों में 5 ताप कटिबंध कौन कौन से हैं? ये वाला जो है, ये वाला जो पूरा का पूरा भाग है, ठीक है, ये हो जाएगा उष्ण कटिबंध, मतलब 0 डिग्री 30 उत्तर 30 दक्षिण, पूरा क्षेत्र क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। फिर 30 से 60 डिग्री का जो बीच का क्षेत्र है वो हो जाएगा शीतोष्ण, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ठीक है। और जो 60 से 90 डिग्री के बीच का क्षेत्र है वो हो जाएगा शीत कटिबंध, शीत कटिबंध। इसी प्रकार से दक्षिणी गोलार्ध में भी इसी तरीके से हमें देखने को मिलेगा, यानी 0 डिग्री 30 दक्षिण से ये हो जाएगा उष्ण कटिबंध और 30 से 60 के बीच में शीतोष्ण कटिबंध और 60 से 90 के बीच में शीत कटिबंध। हमें यहाँ पर देखना है कि जो सेल है वो किस किस कटिबंध के बीच में कौन कौन सी सेल है, ठीक है। तो क्या होता है कि जो सूर्य की स्थिति है, ये मान लो यहाँ पर सूर्य की स्थिति है, ये है अपना सन है, ठीक है, ठीक है, ये है सन। तो भूमध्य रेखा पर जब सूर्य सीधा चमकता है तो क्या होता है कि भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में तापमान के कारण जो हवाएं हैं वो गर्म होकर के संवहनी धाराओं के रूप में ऊपर उठती हैं, ठीक है। तो ऊपर उठने के बाद क्या होता है कि जैसे मान लो कि धरातल गर्म हुआ, गर्म होने के बाद हवाएं गर्म हुई और हवाएं गर्म होकर के, हमें पता है कि हवाएं गर्म होकर हल्की होती हैं और हल्की होने के बाद ये ऊपर उठती हैं। तो ऊपर उठने के बाद क्या होता है, ये संवहनी धाराओं के रूप में चलती हैं। संवहनी धाराओं के रूप में ये मानो कि ये विषुवत रेखा है, ठीक है, ये विषुवत रेखा है। यहाँ से हवाएं गर्म हुई, यहाँ से गर्म होने के बाद हवाएं ऊपर की तरफ उठेंगी, ठीक है। ऊपर के बाद उठने के बाद क्या होगा कि जो क्षोभ सीमा है, क्षोभ मंडल में यानी ऊपरी मंडल में क्या होता है कि हवाएं चारों दिशाओं में फैलने लगती हैं, ठीक है। हम सभी जानते हैं कि जैसे कोई भी हवा जाएगी तो किसी चीज से ऊपर टकराएगी तो क्या होगा, चारों दिशाओं में फैलेगी, ठीक है। तो ऐसे ही क्या होता है कि जो हवाएं हैं विषुवत रेखीय क्षेत्रों में, जो सामान्य धाराएं उठती हैं वो ऊपर की तरफ जाकर के सभी दिशाओं में फैलना शुरू करती हैं। तो ये ऐसे क्या होगा कि ये वाला जो क्षेत्र है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में क्या होगा, ये मान लो एक है 5 डिग्री के आसपास में,
5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण। इसको कह दिया जाता है ITCZ, ITCZ, ठीक है, ITCZ, ठीक है। और ये सभी की सभी जो पेटियां हैं, ये ताप कटिबंध हैं, ये सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन के साथ में भी शिफ्ट होते रहते हैं। ये हम यहाँ पर आदर्श स्थिति देख रहे हैं, जब सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है तो उस स्थिति में कौन कौन सी सेल किसके ऊपर बनती है। तो यहाँ से क्या होगा कि जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र है वहां से हवाएं गर्म होकर के सामान्य धाराओं के रूप में ऐसे ऊपर उठेंगी। ऐसे ऊपर उठने के बाद क्या होगा, कुछ हवाएं उत्तरी ध्रुव की तरफ जाएंगी और कुछ हवाएं दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाएंगी, ठीक है। तो जैसे यहाँ से हवाएं उठी, यहाँ से हवाएं उठने के बाद ये मान लो कि यहाँ से हवाएं उठी, ठीक है, ये हवाएं उठ रही हैं, तो कुछ हवाएं किधर जाएंगी, इधर जाएंगी, ठीक है, ऐसे उत्तरी ध्रुव की तरफ और दक्षिणी ध्रुव की तरफ ऐसे हवाएं चलना शुरू करती हैं। तो क्या होता है कि जैसे हवाएं थोड़ा सा ट्रैवल करती है, उसके बाद में हवाएं ठंडी होकर भारी हो जाती हैं। भारी होने के बाद किसी स्थान पर बैठने की कोशिश करती हैं। कोई भी चीज होगी भारी होने के बाद नीचे आती है। जैसे भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में हवाएं गर्म होकर हल्की होकर ऊपर उठ रही थी। अब ऊपर उठने के बाद कुछ दूर चलने के बाद में क्या होता है, जैसे हवाएं ऐसे उठी, फिर ऐसे दोनों साइड में जाएंगी, ठीक है, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव की तरफ। फिर कुछ दूर चलने के बाद हवाएं गर्म हो जाती हैं। गर्म होने के बाद हवाएं नीचे बैठने की कोशिश करती हैं। मान लो ये हवा इधर जा रही है तो वो कुछ टाइम बाद में नीचे बैठने की कोशिश करेगी। तो ये कोशिश कहाँ होगी, 30 से 35 डिग्री के बीच में। 30 से, ये मान लो कि हम इसको एक बार दूसरे कलर से देख लेते हैं, ठीक है, 30 से 35, ये मान लो कि 30 से 35, ये मान लो 35 डिग्री है। तो 30 से 35 डिग्री का जो क्षेत्र है वहां पर हवाएं अवतलित होती हैं, यानी हवाओं का अवतलन होता है, हवाएं नीचे बैठती हैं। ये उच्च दाब के क्षेत्र होते हैं, ठीक है, 30 से 35 डिग्री उच्च दाब के क्षेत्र होते हैं। तो यहाँ पर मान लो ये हवाएं, जैसे हम देख रहे थे कि ये हवाएं अब यहाँ पर बैठना शुरू करेंगी, यहाँ पर बैठना शुरू करेंगी। तो ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र क्या होता है कि जहां से भी हवाएं उठती हैं, मान लो गर्म होकर के जहां से हवाएं ऊपर उठती हैं, वो वाला क्षेत्र होता है लो प्रेशर का बेल्ट, ठीक है। तो जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र है ये हो जाएगा लो प्रेशर का क्षेत्र, यानी जो ITCZ है वो क्या है, एक निम्न दाब का क्षेत्र है, ठीक है। और जहां पर हवाएं नीचे बैठती हैं, जहां पर हवाएं नीचे बैठती हैं वहां पर क्या होता है, वहां पर होता है उच्च दाब का क्षेत्र। तो 30 से 35 डिग्री के बीच में हवाएं बैठी तो ये वाला क्षेत्र होगा हाई प्रेशर का, ठीक है, हाई प्रेशर का क्षेत्र हो जाएगा। तो उसके बाद में क्या होता है कि हवाएं, अब ये मान लो कि जैसे हम ऊपर गई थी, ऊपर जैसे क्षोभ सीमा है वहां पर हवाएं गई, ऊपर जाने के बाद क्या उच्च दाब का क्षेत्र बना, उच्च दाब के बाद में हवाएं निम्न दाब के क्षेत्रों की ओर फैलना शुरू करेंगी। तो ऐसे ही अब नीचे बैठेंगी पृथ्वी के धरातल पर, 30 से 35 डिग्री के बीच में नीचे बैठेंगी। तो जहां पर हवाएं नीचे बैठती हैं वहां होगा उच्च प्रेशर, है ना, उच्च दाब। तो हवाएं यहां से उच्च दाब के बाद चारों दिशाओं में फैलना शुरू कर देंगी। तो यहां से क्या होगा कि कुछ हवाएं, हाँ, यहां से क्या होगा, अब यहाँ पर हवाएं बैठेंगी। तो हवाएं बैठने के बाद क्या होगा, कुछ हवाएं जो विषुवत रेखा है उसकी तरफ धरातल के सारे चलेंगी ये हवाएं, ठीक है। तो कुछ हवाएं जो है विषुवत रेखा की तरफ आएंगी और कुछ हवाएं ध्रुवों की तरफ जाना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ से कुछ हवाएं ऐसे चलना शुरू करेंगी, ठीक है। और ये स्थिति भी हमें जो ये वाली स्थिति है वो दक्षिणी मतलब उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में सेम स्थिति बनेगी, ठीक है। तो हम उत्तरी गोलार्ध में एक बार समझ लेते हैं, वही स्थिति हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। यहाँ भी ये मान लो ये 35 डिग्री है, तो इन क्षेत्रों में यहाँ पर आकर हवाएं बैठेंगी। तो इधर से भी हवाएं कैसे चलेंगी, इधर से भी हवाएं ऐसे चलेंगी, यानी ये तो हाई प्रेशर का क्षेत्र हो गया ना। तो ये हाई प्रेशर है, ये लो प्रेशर है, यानी उच्च दाब से निम्न दाब की ओर हवाएं चलेंगी, ठीक है। तो हवाएं उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलेंगी तो इनकी जो दिशा है वो कोरियोलिस बल के कारण ऐसे हो जाती है। तो ये जो चल रही है ये है व्यापारिक हवाएं। इनको क्या कह दिया जाता है, इनको कहा जाता है व्यापारिक पवने, व्यापारिक पवने, ठीक है। तो इनकी दिशा भी बहुत बार पूछ ली जाती है कि दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक हवाओं की जो दिशा है वो कैसी है और उत्तरी गोलार्ध में कैसी है। तो दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की तरफ और उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ, ठीक है। ये इनकी दिशा हो जाएगी। हमें यहाँ पर सेल देखनी है, तो सेल देखनी है तो जैसे अब देखो यहाँ से हवाएं गर्म हुई, ऊपर उठी, फिर ध्रुवों की तरफ गई, 30 से 35 डिग्री के बीच में वापस बैठी और यहाँ पर उच्च प्रेशर का बेल्ट बनाया। फिर हवाएं उच्च प्रेशर से मतलब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलेंगी। तो क्या हो गया, अब हवाएं इधर चलेंगी,
ठीक है। तो ये हवाएं भी इधर जा रही है, ये हवाएं, अब दोनों हवाएं टकराएंगी और टकरा के वापस ऊपर उठेंगी, यानी जो विषुवत रेखीय क्षेत्र है वहां पर हवाएं वापस से टकरा करके ऊपर उठेंगी। अब वापस यहाँ से ऊपर उठेंगी, फिर वापस इधर ध्रुवों की तरफ जाएंगी, वापस यहाँ बैठेंगी, तो क्या हो गया, एक पूरा चक्र बन गया। ठीक है, हवाएं विषुवत रेखा से ऊपर उठी, फिर ध्रुवों की तरफ चली, 30 से 35 डिग्री के बीच में वापस बैठी, उच्च दाब का क्षेत्र बनाया, फिर उच्च दाब से हवाएं पृथ्वी के धरातल के सहारे सारे निम्न दाब की ओर, यानी ये सिर्फ इसकी तरफ ही नहीं जाएंगी, ठीक है, मतलब ये इधर भी जाएंगे हवाएं जो हैं, ये जो हवाएं हैं जो उच्च प्रेशर बेल्ट से, तो ये इधर भी जाएंगी, जो 60 डिग्री के बीच से 30 से 60 डिग्री के बीच में इनकी दिशा ऐसे हो जाएगी। ठीक है, यानी ये दोनों दिशाओं में हवाएं चलती हैं इस तरीके से। तो हमें ये पता होना चाहिए, ये जो हवाएं चल रही है ये कौन सी हो जाएंगी, ये हो जाएंगी अपने, इनको कह दिया जाता है पछुआ पवने, पछुआ पवने। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये हमने देखा कि एक बार इसको अच्छे से समझ लोगे ना, ये आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, आप कभी ये सेल नहीं भूलोगे। ठीक है, एक बार फिर से बता देती हूँ कि हवाएं विषुवत रेखा पर गर्म होकर के ऊपर उठती हैं, ऊपर उठ के दोनों दिशाओं में जाएंगी। ठीक है, ऊपर उठी, दोनों दिशाओं गई, 30 से 35 डिग्री पास वापस बैठी, जहां वापस बैठेंगी वहां पे हाई प्रेशर का बेल्ट बनेगा, यानी उच्च दाब का क्षेत्र बनेगा। हवाएं उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं, तो हवाएं दोनों साइड भागना शुरू करेंगी, विषुवत रेखा की तरफ भी और ध्रुवों की तरफ भी। फिर विषुवत रेखा की तरफ वापस हवाएं आएंगी, टकराएंगी, वापस ऊपर उठेंगी, वापस मतलब एक पूरा चक्र इन्होंने बना दिया। तो ये जो चक्र बनेगा, ये जो पूरा चक्कर बन गया, इसको क्या कह दिया जाता है, इसको कह दिया जाता है, ये हो गई हैडली सेल। ये एक सेल बन गई, तो इसको क्या कह दिया जाएगा, हैडली सेल, हैडली कोस। ठीक है, अब क्या हुआ, ये हैडली कोस कहां बन गई, यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, यहां दोनों तरफ क्या बन गई, हैडली कोस, हैडली कोस। ठीक है, अब क्या होगा कि अब जो ये हवाएं हैं, ये जो हवाएं हैं, अब ये तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का तो हमने देख लिया है। उसके बाद में जो ध्रुवीय क्षेत्र है, ध्रुवीय क्षेत्र क्या है, ये उच्च प्रेशर के क्षेत्र हैं, उच्च हाई प्रेशर के क्षेत्र हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है, यानी ठंड अधिक होने के कारण ये उच्च दाब के क्षेत्र हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, ये उच्च दाब के क्षेत्र हैं। तो ध्रुवों से भी हवाएं उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलना शुरू करती है, और जो ये 30 से 35 डिग्री के बीच में हमने हवाओं का अवतलन करवाया था, तो यहाँ से भी हवाएं जो है, यहाँ से भी हवाएं भूमध्य रेखा की तरफ जी चली गई, और फिर यहाँ से 60 डिग्री तक भी, मतलब क्या होगा, ये हवाएं इधर जाएंगी, और जो विषुवत रेखीय क्षेत्र है वहां से भी हवाएं किधर आएंगी, ये मान लो यहाँ आएंगी, ऐसे आएंगी, क्योंकि ये उच्च दाब का क्षेत्र है। ठीक है, तो यहाँ से भी हवाएं ऐसे पृथ्वी के धरातल के सहारे सारे कहाँ आएंगी, ये निम्न दाब की ओर हमें देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ हो जाएगा लो प्रेशर का क्षेत्र। ठीक है, तो इस क्षेत्र में भी क्या होगा, देखो यहाँ से हवाएं, ये हवाएं इधर जा रही हैं और ये हवाएं इधर आ रही हैं, तो ये दोनों हवाएं भी टकराएंगी, टकरा के फिर ऊपर उठेंगी। तो यहाँ भी क्या होगा कि ये हवाएं यहाँ से टकराएंगी और टकरा के ऊपर उठेंगी। ऊपर उठने के बाद क्या होता है कि हवाएं ऊपर उठने के बाद क्या होगा, वही हो गया सेम, ये हवाएं, ये जो क्षेत्र है ये है 60 से 65 डिग्री के बीच का क्षेत्र, दोनों गोलार्धों में 60 से 65 डिग्री के बीच का क्षेत्र। तो इसमें क्या होगा, मतलब 5-5 डिग्री के बीच में, 60 से 65 के बीच में, कि जो ये हवाएं चल रही थी, इनको कहा था हमने पछुआ हवाएं। ठीक है, पछुआ हवाएं, और ये इधर आ जाएंगे ध्रुवीय हवाएं। ये वाली कौन सी है, ये है ध्रुवीय पवने, ध्रुवीय पवने। तो पछुआ हवाएं और ध्रुवीय पवने क्या करेंगे, यहां से ये हवाएं इधर जाएंगी, इधर आएंगी, दोनों हवाएं टकराएंगी, ऊपर उठेंगी। ऊपर उठने के बाद क्या होगा, ये हवाएं ऐसे चलेंगी। ठीक है, तो कुछ हवाएं जाएंगी ध्रुवों की तरफ और कुछ हवाएं आएंगी इधर विषुवत रेखा की तरफ। ठीक है, विषुवत रेखा की तरफ। तो ऐसे ही इधर भी बन जाएगा, हवाएं टकराई, ऊपर उठी, और ऊपर उठने के बाद क्या होगा, कुछ हवाएं चलेंगी विषुवत रेखा की तरफ और कुछ हवाएं जाएंगी ध्रुवों की तरफ। ठीक है, ऐसे। तो यहाँ भी क्या होगा कि यहाँ भी हवाएं टकराई। ठीक है, यहाँ से हवाएं मतलब इधर की तरफ गई, और यहाँ जो
60 से 65 डिग्री का बीच का क्षेत्र है, वहां पे ध्रुवीय हवाएं और जो पछुआ हवाएं ये आपस में टकरा करके ऊपर उठी, ऊपर उठने के बाद विषुवत रेखा की तरफ और ध्रुवीय क्षेत्रों की तरफ जाना शुरू हुआ। इस प्रकार से एक सेल जैसी संरचना हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। जैसे यहाँ पर एक सेल बनी थी, ऐसे ही यहाँ पर भी एक सेल बन गई है, ठीक है, ये एक कोष बन गया है। तो इसको कह दिया जाएगा, क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा फेरल कोष, ठीक है, फेरल कोष, फेरल कोष। तो फेरल कोष देखो, हैडली कोष बन रहा था उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, और फेरल कोष कहाँ बन रहा है, ये बन रहा है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में। फिर उसके बाद में जो शीतोष्ण मतलब 60 से 65 डिग्री और 65 डिग्री से 90 डिग्री का क्षेत्र है, यहाँ बनती है ध्रुवीय कोष, ध्रुवीय यानी जो शीत क्षेत्र है वहां पर शीत कटिबंधों में ध्रुवीय कोष, ठीक है। तो अब हमें समझ में आ गया होगा कि जो ध्रुवीय क्षेत्र है वहां पर बनेगी ध्रुवीय कोष। एक बार इसको मिटा देते हैं, ठीक है, जो ध्रुवीय क्षेत्र है वहां बनेगी ध्रुवीय कोष, ध्रुवीय कोष। और शीतोष्ण क्षेत्रों में कौन सा बनेगा, आप ही देखो, शीतोष्ण क्षेत्रों में बनेगा फेरल कोष। यहाँ कौन सा बनेगा, यहाँ बनेगा फेरल कोष, फेरल कोष। फिर उसके बाद में है ध्रुवीय क्षेत्र, ये हमने देख लिया। इसमें पूछा है कि कौन सा कोष सही सुमेलित है, तो ऑप्शन नंबर अपना डी राइट हो जाएगा। फेरल कोष कहाँ बनेगा, शीतोष्ण क्षेत्रों में। और ये वाला क्वेश्चन एक बार फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा था कि जो, फिर से एक बार बता देती हूँ, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है वहां बनेगी हैडली कोष, हैडली कोशिका, ठीक है। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में बनेगी जो फेरल कोष, ठीक है। और जो शीत कटिबंध है वहां बनेगी ध्रुवीय कोष, ठीक है। ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के किस वातागर के साथ वर्षा और हिम वर्षा संबंधित है। तो ऑप्शन एक है शीत वातागर, बी है स्थिर वातागर, सी है गर्म वातागर और डी है अधिविष्ट वातागर। तो कौन सा वातागर है जिसके साथ में, यानी कौन सा शीतोष्ण कटिबंधीय वातागर है जिसके साथ में वर्षा भी होती है और हिम वर्षा भी होती है। तो शीत वातागर में क्या होता है कि जैसे दो हवाएं होती हैं, ठीक है, दो वायुपुंज होते हैं, एक हो गया शीत, ठीक है, ये मान लो कि ये ठंडी वायु जा रही है इधर की तरफ, और एक है उष्ण वायु, उष्ण वायु राशि, ठीक है। तो क्या होता है कि जब एक साइड से जा रही है ठंडी वायु राशि और दूसरी साइड से जा रही है उष्ण वायु यानी गर्म वायु राशि, तो जिस स्थान पर ठंडी वायु राशि और गर्म वायु राशि मिलती है वहां पर वातागर का निर्माण होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो चक्रवात हैं वो कैसे बनते हैं कि जो शीत वातागर में क्या होता है कि शीत वातागर में क्या होता है, शीत वातागर में जो ठंडी वायु है वो इतनी आक्रामक होती है कि जो ये उष्ण वायु है इसको ऊपर उठा देती है, ठीक है, इसको ऊपर उठा देती है। तो इससे क्या होता है कि यहाँ पर जो कपासी बादल बनते हैं और ओलावृष्टि हमें देखने को मिलती है, यानी भारी वर्षा हमें देखने को मिलती है। तो इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर पहला ही सही हो जाएगा, शीत वातागर। स्थिर वातागर में क्या होता है, स्थिर वातागर में एक शीत वातागर और एक होता है मतलब शीत वायु राशि और एक गर्म वायु राशि। तो उसमें क्या होगा कि दोनों एक दूसरे के समानांतर हो जाती है, ठीक है। तो ये इसमें क्या आएगा, स्थिर वातागर। फिर है गर्म वातागर। गर्म वातागर में क्या होता है, एक उष्ण वायु राशि हो गई, ये मान लो कि उष्ण वायु राशि है, ठीक है, और एक हो गई यहाँ पर शीत वायु राशि, शीत वायु राशि। तो उष्ण वायु राशि इतनी आक्रामक होती है कि जो शीत वायु राशि है उसके ऊपर चढ़ जाती है ऐसे, ठीक है, ऊपर की तरफ चढ़ जाती है। तो ऐसे में क्या होता है कि जब गर्म वायु राशि शीत वायु राशि के ऊपर चढ़ रही होती है तो उसमें क्या होता है कि यहाँ पर संघनन की क्रिया होती है और स्त्री मेघ का निर्माण होता है। ऐसी स्थिति में कैसे मेघ का निर्माण होता है, जो ये शीत वातागर है उसमें क्या होगा, इसमें हो जाएगा स्त्री मेघ का निर्माण, ठीक है। स्त्री मेघ से क्या होता है, हल्की बारिश आती है, हल्की वर्षा हमें देखने को मिलती है। अधिविष्ट वातागर क्या है, अधिविष्ट वातागर में कि जो शीत वातागर है वो इतना आक्रामक होता है कि जो गर्म वातागर है, जो गर्म वायु राशि है, शीत वायु राशि इतनी आक्रामक होती है कि जो गर्म वायु राशि है उसका जो संपर्क है धरातल से बिल्कुल समाप्त कर देती है। कौन से वातागर की स्थिति में, अधिविष्ट वातागर की स्थिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटलांटिक महासागर में उत्पन्न होने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को क्या कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? ऑप्शन एक है हरिकेन, दूसरा है टाइफून, तीसरा है विली विलीज और चौथा है चक्रवात। तो ये वाला क्वेश्चन मैंने बहुत बार बताया है, बहुत बार लिख के बताया। आप इसका आंसर बताइए कि जो उष्णकटिबंधीय महासागर है उनमें जो चक्रवात आते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं, उनको क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर एक ही अपना राइट हो जाएगा, इसको कहा जाता है हरिकेन। टाइफून कहाँ कहा जाता है? टाइफून कहा जाता है पश्चिमी प्रशांत और दक्षिण पूर्वी, जो दक्षिण पूर्वी चीन सागर है वहां पर। क्या कहा जाता है? टाइफून कहा जाता है। विली विलीज कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है। और जो चक्रवात है, यानी इसको साइक्लोन भी कह दिया जाता है, ये है हिंद महासागर में। हिंद महासागर में। ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन देखिए पूछा जा सकता है कि जो अटलांटिक महासागर है उसमें उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को क्या कहा जाता है, या हिंद महासागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को क्या कहा जाता है, या ऑस्ट्रेलिया में क्या कहा जाता है, या फिर इन सबको देकर के मिलाने के लिए भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो हमें ये याद रखना है कि जो अटलांटिक महासागर है उसमें कह दिया जाता है हरिकेन, टाइफून कहा जाता है पश्चिमी प्रशांत और दक्षिणी पूर्वी चीन सागर में, विली विलीज कह दिया जाता है ऑस्ट्रेलिया में, और चक्रवात कहा जाता है हिंद महासागर में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनवरी और जुलाई के बीच सर्वाधिक तापांतर निम्नलिखित में से कहां पाया जाता है? ऑप्शन एक है उत्तरी अमेरिका, दूसरा है एशिया का उत्तर पूर्वी भाग, और तीसरा है ऑस्ट्रेलिया का आंतरिक भाग, और चौथा है डी है कनाडा का तटीय भाग। तो जनवरी और फरवरी जो तापांतर का अंतर लेते हैं, यानी जनवरी में सबसे कम तापमान और सबसे अधिक तापमान के बीच का औसत निकाल करके हम तापांतर देखते हैं। ठीक है, कि तब कितना तापांतर है। तो जनवरी और जुलाई के बीच का सर्वाधिक तापांतर जो है हमें कहाँ देखने को मिलता है? ऑप्शन नंबर अपना बी राइट हो जाएगा, एशिया का उत्तर पूर्वी भाग। ठीक है। यहाँ पर लगभग कितना तापांतर हमें देखने को मिलता है? ये मिलता है लगभग 60 डिग्री सेल्सियस तापमान का अंतर हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। और इसका कारण क्या है? कारण भी हमें कथन कारण वाले क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। इसका सबसे मुख्य कारण है महाद्वीपीयता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व के किस भाग में पूरे वर्ष तापमान व्युत्क्रमण एक समान लक्षण है? तापमान व्युत्क्रमण। ठीक है, टेम्परेचर इन्वर्जन। ऑप्शन एक है विश्वतीय क्षेत्रों में, और बी है महासागरीय क्षेत्रों में, और सी है महाद्वीपों के आंतरिक क्षेत्रों में, और डी है ध्रुवीय क्षेत्रों में। यानी जो तापमान व्युत्क्रमण है उसकी जो स्थिति हमेशा बनी हुई होती है वो किन क्षेत्रों में बनी हुई रहती है? देखो, विषुवत रेखीय क्षेत्रों में तो नहीं बनती है और बनेगी भी नहीं। ठीक है। और इसमें मतलब इसमें पूछा है कि विश्व के किस भाग में पूरे वर्ष पे पूछा है, पूरे वर्ष भर कहाँ बनी रहती है? ऑप्शन नंबर अपना डी राइट हो जाएगा, ध्रुवीय क्षेत्रों में। ठीक है। तो जो तापमान व्युत्क्रमण है उसकी दशा के, यानी तापमान व्युत्क्रमण क्या है? हम जैसे जैसे ऊंचाई की तरफ जाते हैं सामान्य दशा में तो तापमान घटता है, लेकिन किन्हीं कारणों से कभी कभी क्या होता है, तापमान हमें मतलब घटने की बजाय बढ़ने लगता है। व्युत्क्रमण की दशा में क्या होता है? तापमान ऊंचाई के साथ में बढ़ता है। तापमान ऊंचाई के साथ में तापमान का बढ़ना, और इसके लिए भी कुछ दशाएं होती हैं, कुछ आदर्श स्थितियां होती हैं। ऐसी स्थिति में तापमान व्युत्क्रमण की दशा हमें देखने को मिलती है। एक तो सर्दकालीन, यानी आसमान साफ, लंबी सर्दी की रातें यानी ठंडी रात। ठीक है। शांत हवा। ठीक है। तो ये सब इसकी आदर्श स्थितियां हैं। इन स्थितियों में क्या होता है, हमें तापमान व्युत्क्रमण की दशा देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित देशों में से कौन सा जननांगीय संक्रमण के विस्तार की अवस्था में है? ऑप्शन एक है यूएसए, दूसरा है कनाडा, तीसरा है जापान, और चौथा है पेरू। तो कौन सा आंसर इसका राइट हो जाएगा? जो मतलब जननांगीय संक्रमण की जो 3 अवस्थाएं हमारे जो एनसीईआरटी है उसमें 3 अवस्थाएं दी हुई हैं। इसको मैंने बहुत बार आपको अच्छे से समझा दिया है।
पहली अवस्था में क्या होता है कि उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर हमें देखने को मिलती है, ठीक है। और दूसरी अवस्था में क्या होता है, दूसरी अवस्था में जो मृत्यु दर है उस पर थोड़ा कंट्रोल कर लिया जाता है और जन्म दर जैसी की जैसी है यानी उच्च ही बनी रहती है। तो ऐसी स्थिति में जनसंख्या में विस्तार देखने को मिलता है। जो दूसरी अवस्था है उसी में जनसंख्या विस्फोट की हमें अवस्था देखने को मिलती है। तीसरी अवस्था में क्या होता है कि जो तीसरी अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों पर ही कंट्रोल कर लिया जाता है, यानी जन्म दर भी कम होती है और मृत्यु दर भी कम होती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जनसंख्या वृद्धि दर या तो स्थिर होती है या फिर शून्य हो जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार की जो तृतीय अवस्था है वो हमें विकसित देशों में देखने को मिलती है, और जो द्वितीय अवस्था है वो विकासशील देशों में देखने को मिलती है, और जो प्रथम अवस्था है वो अल्प विकसित देशों में हमें देखने को मिलती है। इसमें पूछा है कि जननांगीय संक्रमण के विस्तार की अवस्था, तो विस्तार की अवस्था कौन सी है, विस्तार की अवस्था दूसरी अवस्था है, ठीक है, दूसरी अवस्था है। क्यों? क्योंकि इसमें जन्म दर पर कंट्रोल, जन्म दर जो है वो उच्च बनी रहती है, जन्म दर उच्च और मृत्यु दर निम्न, मृत्यु दर निम्न बनी रहती है। तो इस प्रकार में क्या, ऐसी स्थिति में क्या होगा, जनसंख्या वृद्धि हमें देखने को मिलती है। तो ऐसे में क्या होगा, जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि देखने को मिलती है। हमें पूछा है जनसंख्या संक्रमण विस्तार की अवस्था में कौन सा है, तो विस्तार की अवस्था में आ जाएगा यहाँ पर पेरू। ऑप्शन नंबर अपना डी राइट हो जाएगा। अपनी जो एनसीईआरटी है उसमें एक डायग्राम बना के दिया हुआ है, उसमें से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो उसमें ऐसे एक करके एक डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। चलो आप उसमें से ही देख लेना डायग्राम, ठीक है। उसमें क्या है, जो विस्तार की अवस्था है उसमें दिया हुआ है पेरू, केन्या, श्रीलंका, इन सब के नाम दिए हुए हैं। और जो पहली अवस्था है उसमें जो अफ्रीका के देश हैं उनके नाम दिए हुए हैं। और जो तीसरी अवस्था है, तीसरी अवस्था में इन तीनों देशों के नाम दिए हुए हैं तीसरी अवस्था में, ठीक है, तीसरी अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल उपयोगी जल संसाधन की मात्रा कितनी है। ऑप्शन नंबर एक है 1022 घन किलोमीटर, और दूसरा है 1122 घन किलोमीटर, तीसरा है 1052 घन किलोमीटर, और चौथा है 1152 घन किलोमीटर, ठीक है। तो जो भारत में कुल उपयोगी जल है उसकी मात्रा कितनी है, उसकी मात्रा कितनी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर अपना 2 राइट हो जाएगा, 1122 घन किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका में एस्किमो की अवस्था की आवश्यकता की वस्तुओं को किसके द्वारा पहुंचाया जाता है, यानी जो एस्किमो जनजाति है उसकी जो आवश्यकता की वस्तुएं हैं उनको किसके द्वारा पहुंचाया जाता है उत्तरी अमेरिका में, उत्तरी कनाडा में, सॉरी, है ना। ऑप्शन एक है वायु मार्ग के द्वारा, दूसरा है रेल मार्ग के द्वारा, और तीसरा है सड़क मार्ग के द्वारा, और चौथा है जल मार्ग के द्वारा। तो जो एस्किमो लोग हैं वहां तक उनकी जो आवश्यकता की वस्तुएं हैं वो किस तरीके से पहुंचाई जाती हैं, आप लोग बताओ इसका आंसर क्या होगा। देखो पहले देखते हैं जलमार्ग। तो जलमार्ग वहां तक सक्सेस नहीं है, वहां पर बर्फ जमी हुई होती है, तो जलमार्ग सक्सेस नहीं होगा। रेल मार्ग है, रेल मार्ग का वहां पर विकास नहीं हो पाया है, ना ही सड़क मार्ग का और ना ही रेल मार्ग का, ठीक है। बचा एक वायु मार्ग। तो यानी जो उत्तरी कनाडा में एस्किमो है उनके लिए जो आवश्यकता की वस्तुएं हैं वो बाई एयर यानी वायु मार्ग के द्वारा पहुंचाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ष से अधिक किंतु 5 वर्ष से कम समय के लिए अकर्षित भूमि को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन एक है कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, दूसरा है वर्तमान प्रतिभूमि, तीसरा है वर्तमान प्रतिभूमि के अतिरिक्त प्रतिभूमि, और चौथा है स्थायी चारागाह। इसमें हमें पूछा है कि एक वर्ष से अधिक, इसमें पूछा है एक वर्ष से अधिक और 5 वर्ष से कम, ठीक है। अकर्षित भूमि को किस नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर अपना एक राइट हो जाएगा, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। तो कृषि योग्य व्यर्थ भूमि में क्या होता है, इसमें होता है कि एक वर्ष से अधिक समय तक और 5 वर्ष से कम समय तक भूमि पर जो है जो कृषि योग्य भूमि है उसको खाली छोड़ा जाता है, उसको कहा जाता है कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। एक है वर्तमान प्रतिभूमि। वर्तमान प्रतिभूमि में क्या होता है, वर्तमान प्रतिभूमि में यानी एक वर्ष से कम आकर्षित भूमि, ठीक है।
यानी 1 वर्ष से कम समय तक उसमें वर्षा वो फसल नहीं उगाई जाती, यानी उसको प्रति छोड़ा जाता है, वो हो जाएगा वर्तमान प्रतिभूमि में। एक है कि वर्तमान प्रतिभूमि के अतिरिक्त प्रतिभूमि, तो जो वर्तमान प्रतिभूमि है उसके जो अतिरिक्त प्रतिभूमि है वो किस में आ जाएगी? सॉरी, इसका आंसर ये नहीं होगा, ठीक है। 1 वर्ष से अधिक किंतु 5 वर्ष से कम, ये आ जाएगा इसमें। वर्तमान प्रतिभूमि के अतिरिक्त जो प्रतिभूमि है वो आएगी 1 वर्ष से कम और 5 वर्ष से 1 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष से कम। ऑप्शन नंबर अपना 3 राइट हो जाएगा। लेकिन जो कृषि योग्य व्यर्थ भूमि है उसमें क्या होगा कि जो पिछले 5 वर्ष है, पिछले 5 वर्ष या उससे अधिक समय, यानी कम से कम 5 वर्ष, ठीक है। यानी पिछले जो लास्ट के 5 वर्ष है या उससे अधिक, उससे अधिक समय तक अकृषि भूमि, उसको कह दिया जाएगा कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। एक है स्थायी चारागाह, तो जो स्थायी चारागाह है उस पे जो सरकार का और जो ग्राम पंचायत है उसका स्वामित्व होता है, ठीक है। जो स्थायी चारागाह क्षेत्र होते हैं वहां पर किसका स्वामित्व होता है? सरकार का और ग्राम पंचायत का। तो जहां पर ग्राम पंचायत का जो ग्राम पंचायत है उसका जो स्वामित्व होता है उस क्षेत्र को क्या कह दिया जाता है? उसको कहा जाता है साझा संपत्ति संसाधन। यानी जिसपे सिर्फ ग्राम पंचायत का स्वामित्व होता है उसको कहा जाता है साझा संपत्ति संसाधन। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि साझा संपत्ति संसाधन है उस पर किसका स्वामित्व होता है? तो वो होता है ग्राम पंचायत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य पतन है? ठीक है, ये वाले जो पतन दिए हुए हैं वो परिवहन और संचार वाला चैप्टर है अपना, क्लास 11th की बुक है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, उसमें दिया हुआ है। और ये सारे ही पतन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछा है कि बाह्य पतन, तो अवस्थिति के आधार पर 2 प्रकार के पतन बताए गए हैं। किसके आधार पर? अवस्थिति के आधार पर। अवस्थिति के आधार पर 2 प्रकार के पतन बताए गए हैं। एक तो अंतर्देशीय पतन है और एक है बाह्य पतन, ठीक है। एक है अंतर्देशीय पतन। और एक है बाह्य पतन। बाह्य पतन। तो अंतर्देशीय पतन है। अंतर्देशीय पतन में क्या होता है कि जो मेन पोर्ट होते हैं, जो पतन होते हैं, वो किसी नहर या नदी के द्वारा मुख्य पतन से जुड़े हुए रहते हैं। यानी जो आंतरिक पतन होते हैं वो अंदर के पतन जो होते हैं यानी कुछ पतन तट से दूर होते हैं लेकिन वो किसी नहर या फिर नदी के द्वारा जुड़े हुए होते हैं, नदी के द्वारा मुख्य पतनों से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। और बाह्य पतन क्या होते हैं? बाह्य पतन गहरे सागर के पतन होते हैं, गहरे जल के पतन होते हैं जो मुख्य पतन से अलग थोड़े हटे हुए थे। तो इसमें आ जाएगा जो बाह्य पतन है उसका एग्जाम्पल आ जाएगा अपने पेरियस। पीरियस ये कहाँ है? ये है एथेंस में, एथेंस में, ठीक है। इसके अलावा जो है अंतर्देशीय पतन है उसके भी कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जो नदी या नहर के द्वारा जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपना राइट आंसर बाह्य पतन का हो जाएगा पेरियस, ठीक है। जो अंतर्देशीय पतन है इसमें आ जाएगा, एक आ जाएगा मैनचेस्टर, ये सारे पतन आपको याद होने चाहिए, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया और लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पर इनके अलावा कुछ और पतन देखेंगे हम, उनको भी हमें अच्छे से याद करना है, वो मिलाने के लिए भी पूछा जाता है और जिस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है वैसे भी पूछा जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद में एक है मैनचेस्टर, ये है यूके में। उसके बाद में एक है मेम्फिस नदी पर है मिसिसिपी पतन, ठीक है। मेम्फिस पतन है कौन सी नदी पे? मिसिसिपी पे, मिसी, ठीक है। ये हो गया मेम्फिस मिसिसिपी नदी के ऊपर। फिर है राइन नदी पर 2 है,
जो राइन नदी है उसके ऊपर है एक ड्यूसबर्ग है और एक मैनहिम है, मैनहिम, ठीक है, और एक हो जाएगा ड्यूसबर्ग। ये हो गया राइन नदी के ऊपर, ठीक है। और इसके बाद में जो अपना कलकत्ता है, कलकत्ता पतन किसके ऊपर है? जो कोलकाता पतन है ये किसके ऊपर है? ये है हुगली नदी पर, हुगली नदी पर, ठीक है। तो ये वाली जो सारी चीजें हैं, मतलब कौन सा पतन किसके ऊपर है, ये हमें याद होने चाहिए। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। कौन सा, जैसे मिसिसिपी नदी पे कौन सा पतन हो जाएगा? ये हो जाएगा मेम्फिस पतन। और जो राइन नदी है उस पे दो पतन दिए हुए हैं अपनी एनसीईआरटी में, एक मैनहिम है और एक ड्यूसबर्ग है। कलकत्ता पतन है वो है हुगली नदी के किनारे पर। ये किसके एग्जाम्पल हैं? ये अंतरदेशीय पतन के एग्जाम्पल हैं, वो जो किसी ना किसी नदी या नहर के द्वारा जुड़े हुए हैं। और बाह्य पतन का एकमात्र एग्जाम्पल है वो है पेरियस, जो कहाँ है? एथेंस यानी यूनान में है। तो ये तो हो गया अवस्थिति के आधार पर। इसके अलावा हम और पतन देख लेते हैं। तेल पतन है, ठीक है। एक बार इसको साफ कर देती हूँ, आप इनको उतार लेना, अच्छे से याद कर लेना। तेल पतन है, ठीक है, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम देखेंगे वेनेजुएला में, जहाँ के राष्ट्रपति किसने उठाया? ट्रंप ने उठाया है, ठीक है। वहां का जो वेनेजुएला है वहां पर हो जाएगा माराकाइबो, माराकाइबो तेल पतन, ठीक है। एक है ट्यूनीसिया, ट्यूनीसिया का है अस्खीरा, अस्खीरा, ठीक है। ये किस तरीके से लिखा गया है? अस्खीरा। एक है लेबनान, लेबनान का पतन है त्रिपोली, त्रिपोली पतन। एक है अबादान की खाड़ी में है, अबादान की खाड़ी में नहीं, अबादान है पर्सिया की खाड़ी में, ठीक है, पर्सिया की खाड़ी में है। कौन सा पतन है? अबादान, ठीक है, अबादान पतन। तो ये वाले जो चारों पतन है ये बहुत बार एग्जाम में मिलाने के लिए पूछे गए हैं, बहुत ही बार, ठीक है। तो इन चारों को हमें अच्छे से याद कर लेना है, कौन सा पतन कहाँ है। और ये भी पूछा जा सकता है कि मैराकाइबो कहाँ है? वेनेजुएला में है। और ट्यूनीशिया में कौन सा है? अस्कीरा पतन है। लेबनान में है त्रिपोली, और पर्सिया की खाड़ी में है अबादान। और इनको मिलाने के लिए भी आपसे पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद में है एक और आता है, मतलब फेरी पतन या फिर पैकेट स्टेशन। तो एक बार इसको साफ कर लेते हैं, आप इनको एक बार अपनी बुक में उतार लेना, नोटबुक में नोट कर लेना। ठीक है, एक आता है फेरी पतन, फेरी पतन, इससे भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसको कह दिया जाता है पैकेट स्टेशन, पैकेट स्टेशन। ये कम दूरी की यात्रा के लिए या फिर कोई डाक वगैरह भेजनी हो, उन सब के लिए ये काम में लिए जाते हैं पैकेट स्टेशन। और इनको कह दिया जाता है फेरी पतन। ये दो पतन है, एक इंग्लैंड का डोवर है और फ्रांस का कैलाइस है, ठीक है। दो पतन है, कौन कौन से हो जाएंगे? इंग्लैंड का है डोवर, ठीक है, और एक है फ्रांस, फ्रांस का आ जाएगा कैलाइस, ठीक है। तो ये वाला पतन एक बार पूछा गया था, तो आपको ये दोनों पतन याद होने चाहिए। ये आ जाएंगे फेरी पतन या पैकेट स्टेशन, ठीक है।
इसके अलावा एक और हमसे पूछा गया था एक बार, नौसेना पतन। ठीक है, नौसेना पतन ये पूछा गया था, ये किस टाइप के पतन है? तो ये सामाजिक महत्व के पतन है। ये हमें याद रखना है, जो नौसेना पतन है ये सामाजिक महत्व के पतन है। ठीक है, और अपने इंडिया में दो पतन है सामाजिक महत्व के पतन। कौन कौन से हो जाएगा? एक कोची है और एक कारवाड़ है। कौन कौन से हो जाएंगे? एक कोची, दूसरा हो जाएगा कारवाड़। ठीक है, तो ये भी इसके साथ साथ में आपको याद रखना है। नौसेना के पतन कौन कौन से हैं और इसके पतन कौन कौन से, मतलब नाम कौन कौन सा है? एक कोची है और कारवाड़ है। ये वाला क्वेश्चन भी एक बार पूछा गया था। तो ये सब के सब हमने देख लिए। ये किस पे है? ये हुगली नदी पर है और ये अंतर्देशीय पतन है। ठीक है, और मैनचेस्टर कहाँ है? ये यूके में है, ये भी बाह्य पतन है। ड्यूसबर्ग किस पे है? ये राइन नदी पर है। ठीक है, और एक और कौन सा था राइन नदी पे? मेनहिम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कोयला निक्षेपों का लगभग कितना प्रतिशत बिटुमिनस प्रकार का पाया जाता है? ऑप्शन एक है अपना 65%, दूसरा है 70% और तीसरा है 75 और चौथा है 80। तो जो बिटुमिनस कोयला है वो भारत में जो 4 कोयले की प्रकार है उसमें सर्वाधिक मात्रा में बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है और वो है लगभग 80%। ठीक है, और एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में सबसे बड़ा कोयले का क्षेत्र कौन सा है? सबसे बड़ा कोयले का क्षेत्र है झरिया। सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र, सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र, ठीक है, ये है झरिया। झरिया कहाँ है ये आप कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, और ये वीडियो आप कहाँ कहाँ से देख रहे हो ये भी आप कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, कौन से स्टेट से देख रहे हो या कौन से डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हो ये भी आपको बताना है। सबसे बड़ा हो गया झरिया और दूसरे नंबर पर आता है, देखो पहला तो बहुत बार पूछते हैं लेकिन आजकल नया ट्रेंड चल रहा है दूसरे नंबर का पूछने का, तो आपको दूसरा भी याद होना चाहिए। दूसरा कौन सा है? रानीगंज। रानीगंज, तो आपको इन दोनों का कमेंट करके बताना है कि रानीगंज कहाँ है और झरिया कहाँ है। ये मैंने एक वीडियो में आपको बताया भी था। ठीक है, तो जो सबसे ज्यादा विटामिनस हो गया अपना कोयला, 80%, सॉरी। फिर है योजना आयोग को, मतलब योजना जो आयोग है उसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। कब किया गया था? ऑप्शन एक है 1 जनवरी 2015 को, दूसरा है 1 अप्रैल 2015 को, तीसरा है 1 जनवरी 2016 को और चौथा है 1 अप्रैल 2016 को। इसका मैंने आपको बताया भी था कि जो मोदी हैं 14 में मोदी आए थे और 15 में आते ही उन्होंने जो योजना आयोग है उसका नाम बदल करके क्या कर दिया था? नीति आयोग कर दिया था। ठीक है, नीति आयोग कर दिया था। तो ये कब किया था? तो मैंने बता दिया 15 16 तो दोनों कट जाएंगे, बचा 15। तो 15 में कब किया था? नई साल पे कर दिया था। ठीक है, तो 1 जनवरी 2015 को। इसको ऐसे याद रख लेना कि मोदी 14 में आया था और 15 में नया साल स्टार्ट होते ही योजना आयोग को बदल करके नीति आयोग उसका नाम कर दिया था। विश्व में सबसे समृद्ध मोनाजाइट निक्षेप केरल के किस जिले में पाए जाते हैं? मोनाजाइट निक्षेप और केरल के किस जिले में पाए जाते हैं? ऑप्शन एक है कन्नूर, दूसरा है पालक्कड़ और तीसरा है अर्नाकुलम और चौथा है मलपुरम। तो इसमें पूछा है कि मोनाजाइट के निक्षेप, जो मोनाजाइट के निक्षेप है सर्वाधिक पाए जाते हैं केरल में, और केरल में भी 2 जगह पे पाए जाते हैं। एक तो हो जाएगा पालक्कड़ और एक है कोलाम। एक कौन सा हो जाएगा? कोलाम। ठीक है, इसके अलावा एक और क्षेत्र, ये तो मतलब केरल के तो 2 हो गए, अपने एनसीईआरटी में दिया हुआ है केरल के हो गए 2। ठीक है, ये वाले 2 देख लेना, कोलाम और पलक्कड़। उसके बाद में एक और दिया हुआ है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में दिया हुआ है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम। ठीक है, एक हमें दिया हुआ है तीसरा ओडिशा में। ओडिशा में जो महानदी क्षेत्र है, महानदी क्षेत्र। ठीक है, तो साथ में आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पतन मेघनाद कयाल के मुहाने पर स्थित है। यानी कौन सा पतन वेवनाथ कयाल पर स्थित है? अगर आपको ये पता है कि वेवनाथ कयाल कहाँ है तो पतन भी आप इजीली निकाल लोगे कहाँ है। ऑप्शन एक है मरमा गांव,
ठीक है, दूसरा है न्यू मंगलोर, तीसरा है कोची और चौथा है कांडला। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं मर्मागोआ। तो मर्मागोआ कहाँ है? ये है गोवा में, गोवा में है। और कौन सी नदी के मुहाने पर है? ये है जुआरी नदी के मुहाने पर, जो जुआरी नदी है उसके मुहाने पर। तो जो गोवा है उसकी दो प्रमुख नदियां हैं, एक जुआरी है और एक और है मांडवी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। फिर है न्यू मंगलोर। न्यू मंगलोर कहाँ है? ये है कर्नाटक में, कर्नाटक में। ठीक है, फिर है कोची। कोची कहाँ है? ये है केरल में। और फिर है कांडला। कांडला कहाँ हो जाएगा? गुजरात में। ठीक है, तो ये जो गुजरात में, तो ये मर्मागोआ और जो न्यू मंगलोर है, इनसे दोनों से क्या होता है? जो मर्मागोआ है यहाँ से तो जापान को, यहाँ से जापान को, मर्मागोआ से जापान को जापान को लौह इस्पात निर्यात किया जाता है। लौह इस्पात, ये भी आपको याद रखना है। ये खनिज वाले में पूछा जाता है कि जो जापान का गोवा का मर्मागोआ है उसको उससे जापान को लोहा इस्पात क्या किया जाता है? निर्यात किया जाता है, निर्यात किया जाता है। और जो कर्नाटक का न्यू मंगलोर है इससे भी लोहा इस्पात निर्यात किया जाता है, ईरान को किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पूछा है कि कौन सा पतन बेवनाथ कयाल के मुहाने पर स्थित है? तो जो अपने बेवनाथ कयाल है वो है कहाँ पर है? ये है केरल में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपना ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। यानी कोची जो है, कोची पतन बेवनाथ कयाल के मुहाने पर स्थित है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात एक और ये है कि जो बेवनाथ कयाल है, बेवनाथ कयाल को कहा जाता है अरब सागर की रानी, अरब सागर की रानी। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, कि अरब सागर की रानी किसको कहा गया है? ये कहा गया है बेवनाथ कयाल को। और बेवनाथ कयाल कहाँ है? ये है अपनी कोची यानी केरल में। ठीक है, तो ये भी आपको साथ में याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहां पर स्थित है? ऑप्शन एक है नई दिल्ली में, दूसरा है गोरखपुर में, तीसरा है इलाहाबाद में और चौथा है जयपुर में। ठीक है, तो अपनी एनसीईआरटी में जो रेलवे जोन है वो दिए हुए हैं 16। ठीक है, कई स्टूडेंट्स मैसेज भी करेंगे कि 16 नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी में 16 दिए हुए हैं और हमें 16 ही मानना है अगर एग्जाम में पूछे तो। ठीक है, इसमें पूछा है कि जो नॉर्थ सेंट्रल रेलवे है उसका मुख्यालय कहाँ पर होगा? तो एक बार तो जो मुख्य जो जोन है, मतलब मुख्यालय है, उनको देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर पूर्व में। ठीक है, पूर्व, सॉरी उल्टा लिख दिया, एक बार पहले भी उल्टा बता दिया था। ये हो गया पश्चिम और ये हो गया पूर्व, ये है उत्तर और ये है दक्षिण। ठीक है, तो उत्तर में कौन सा है? उत्तर में है नई दिल्ली, दिल्ली वाला। दक्षिण में है चेन्नई। ठीक है, पूर्व में हो जाएगा कलकत्ता, कोलकाता। फिर उसके बाद में पश्चिम में हो जाएगा मुंबई, मुंबई। ठीक है, एक और यहां पर आता है पश्चिमी मध्य रेलवे जोन। ये कहाँ हो जाएगा? ये हो जाएगा जबलपुर में, जबलपुर में। ठीक है, उसके बाद में एक और है, एक और कौन सा हो जाएगा? यहां से दक्षिण पूर्व में कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा हुबली। ठीक है, इसी तरीके से एक और है, मतलब यहां पर हो जाएगा जो सेंट्रल है, मध्य रेलवे जोन कहाँ हो जाएगा? ये हो जाएगा मुंबई में, मुंबई में। ठीक है, उसके अलावा जो मध्य ये जो नॉर्थ सेंट्रल है, नॉर्थ सेंट्रल यानी उत्तर मध्य रेलवे, उत्तर मध्य कहाँ है? ये है इलाहाबाद में, इलाहाबाद में। ठीक है, उसके बाद में एक और है, एक और कहाँ है? जैसे ये है उत्तर पूर्वी,
उत्तर पूर्वी कहाँ है, ये बहुत बार पूछा जाता है। उत्तर पूर्वी रेलवे जोन कहाँ है, हम उत्तर पूर्वी देख के वहां पर ऑप्शन में हमें मालगांव यानी गुवाहाटी भी दिया हुआ था, तो सब उसको गुवाहाटी करके आते हैं। गुवाहाटी नहीं है, इसका हो जाएगा गोरखपुर। ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जाता है क्योंकि यहाँ से कंफ्यूजन बहुत होता है, इसलिए ये बार बार पूछा जाता है। जो गुवाहाटी मालगांव में है वो है उत्तर पूर्वी सीमांत। ठीक है, ये हो जाएगा उत्तर पूर्वी सीमांत। ये कहाँ है, ये है मालगांव, मालगांव गुवाहाटी में। ठीक है, और एक है अपने इधर जयपुर में, कौन सा है, जयपुर में कौन सा है, ये है उत्तर पश्चिमी। उत्तर पश्चिमी कहाँ है, ये है उत्तर पश्चिमी, हो जाएगा जयपुर में। ठीक है, तो ये जो मुख्य मुख्य जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं वो हमने यहाँ पर देख लिए हैं। यहाँ पर हमसे पूछा है कि जो नॉर्थ सेंट्रल है वो कहाँ पर है, नॉर्थ सेंट्रल अपना कहाँ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर अपना 3 राइट हो जाएगा, इलाहाबाद में। गोरखपुर में हमने देखा उत्तर पूर्वी है, नई दिल्ली में हमने देखा उत्तरी जोन है, और जयपुर में हमने देखा जो उत्तर पूर्वी नहीं है, ये उत्तर पश्चिमी है। इसको एक बार देख लेना, उत्तर पश्चिमी। ठीक है, तो ये जो 16 जोन दिए हुए हैं वो आप एक बार जाकर के इनकी जो सारणी है, टेबल दी हुई है, वो भी आपको अच्छे से देख लेनी है। ठीक है, तो इसी के साथ में आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। और आप लोगों को एक बात मुझे बतानी थी कि इससे जो नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे वो करेंगे जो अपने शॉर्ट नोट्स हैं उनको लेकर के। ठीक है, तो आप सभी लोग जो है इसको शेयर करना और अपने फ्रेंड्स को भी बताना कि जो आगे जो क्लास आने वाली है वो अपनी शॉर्ट नोट्स की रहने वाली है। और आज की क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।